हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निश्चय एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। हम इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं एंड हमने अभी तक की क्लासेस में इंडियन पॉलिटी का मेजर एंड सब्सटेंशियल पार्ट कवर कर लिया है। होपफुली विद इन नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। एंड वी ऑल नो कि इंडियन पॉलिटी जो है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक मेजर पोर्शन होता है। एंड इंडियन पॉलिटी को आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको नई चीज़ें मिलेंगी एंड उन नई चीज़ों को आप याद रखने की ट्राई करेंगे एंड उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। रिसेंटली आपको ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शनल टेस्ट 1 है वो सेंड कर दिया गया है। आप उसको अटेम्प्ट कर कर OMR शीट जो है हमें सेंड करिए ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सकें एंड आपको आपकी गलतियां बता सकें एंड उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन सेंड कर सकें। आई होप अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा एंड आप उसको साथ ही साथ रिवाइज कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को कंप्लीट कर लिया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में हमने देखा कि अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में प्रेसिडेंट फॉलोड बाय वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड फिर अटॉर्नी जनरल। एंड हमने स्टेट के लेवल पर देखा प्रेसिडेंट की पैरेलली आती है गवर्नर की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट के पैरेलल कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पैरेलल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल के पैरेलल एडवोकेट जनरल। इन सब को कवर करने के बाद हमने स्टार्ट किया अपना लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव ऑर्गन, अब लेजिस्लेटिव ऑर्गन को एक बार ब्रीफली मैं आपको एक ऐसा ओवरव्यू दूंगा जिससे आपको पूरी क्लास को समझना और भी आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है दैट हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस ध्यान से सुनी है तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट फेडरल, इट इज़ क्वाज़ी फेडरल। क्वाज़ी फेडरल क्यों? क्योंकि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज़ हैविंग अ यूनिटरी बायस, यानी कि यूनियन जो ये यूनिटरी जो फीचर्स हैं उसकी तरफ इसका थोड़ा सा बायस है। अब हम देखते हैं सेंटर या फिर एट द लेवल ऑफ यूनियन एंड सेकेंड एट द लेवल ऑफ स्टेट। अगर हम सेंटर की बात करें तो वी हैव कंपल्सरी बाय कैमरल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट के हमारे पास 2 हाउसेज हैं, वन इज लोकसभा एंड अदर इज राज्यसभा। अगेन हमने जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कवर किया तो वी रियलाइज्ड दैट ऑल दो पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है, 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द रीजन दैट नो बिल कैन बिकम लॉ अनलेस देयर इज एन असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप दैट इज क्लियर। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर देयर कैन आइदर बी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और देयर कैन बी बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब आप सोचेंगे कि यूनिकैमरल बाइकैमरल ये चॉइस कैसे है, तो इसको मैं समझाता हूँ। यूनिकैमरल का मतलब है देयर एग्जिस्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम कहते हैं विधान सभा। तो कहने का मतलब क्या, इन शॉर्ट विधानसभा तो होगी ही होगी। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है अगेन 2 हाउसेज होंगे, लोअर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधान सभा भी कहते हैं, एंड अगर हम बात करते हैं अपर हाउस की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं। अब एक बार इसको आप ध्यान से समझना, इट इज नॉट डिफिकल्ट वंस यू अंडरस्टैंड इट। लोकसभा जो है, अगर हम यूनियन के लेवल पर बात करें तो लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं दैट आर डायरेक्ट इलेक्शन एंड राज्यसभा के जो इलेक्शन है दैट आर इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट। सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा दैट इज पैरेलल टू लोकसभा एंड इट हैज डायरेक्ट इलेक्शंस, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद इज पैरेलल टू राज्यसभा एंड इट हैज इनडायरेक्ट इलेक्शंस। आई होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि सिर्फ विधानसभा है एंड कुछ स्टेट्स के अंदर हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो ऐसा कब है और कैसे इसको समझते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ये 7 स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों है। लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि वहां पर विधान परिषद नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। एंड ऑब्वियसली अब जो जम्मू एंड कश्मीर है
it has now become UT यानी कि यूनियन टेरिटरी with लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि पंजाब या हरियाणा, बोथ पंजाब एंड हरियाणा हैव यूनिकैमरल, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। आई होप अभी तक जो जो हमने ब्रीफली समझा आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया परसे की। जनरल प्रोविजन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। एंड वाई प्रेसिडेंट? बिकॉज नो बिल कैन बिकम अ लॉ unless it is signed by the President of India. I hope it is clear. It was asked in UPSC 2012. फिर हम आर्टिकल 79 से 122 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कवर्स कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एक्सेट्रा ऑफ पार्लियामेंट। राइट। हिंदी नेम की बात करते हैं तो लोकसभा एंड राज्यसभा का जो नाम था वो हिंदी नाम अडॉप्ट किया गया था 1954 में। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया। यहां पर आप लिख सकते हैं, आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स, एंड जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं आई होप आप उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड। एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। आई होप इट इज क्लियर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑल्दो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा का एंड वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उस सिनारियो में उसको अपनी सीट को वेकेंट करना पड़ता है, लेकिन स्टिल ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द रीजन कि कोई भी बिल तभी लॉ बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे। पावर की बात करते हैं, समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं दोनों हाउसेस को, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, एड्रेस करते हैं हाउसेस को, इशू करते हैं ऑर्डिनेंस। एड्रेस कब कब करते हैं अभी हम आगे देखने वाले हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं। ऑन फर्स्ट सिटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शंस, very important, and when there is joint sitting he can then also address. Can dissolve Lok Sabha before completion of 5 years, not challengeable in court. Very important. 5 साल का टेन्योर होता है लोकसभा का, लेकिन उससे पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर राष्ट्रपति के पास है। हालांकि राष्ट्रपति को एडवाइस करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन ये जो डिसीजन है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। आई होप इट इज क्लियर। क्विकली देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस क्या है। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 250 है। Out of that 238 is from states and UTs and 12 is from nominated by president. Very important. अब हमने देखा कि जो राज्यसभा है उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 250। 238 लोग आएंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में से और 12 लोग जो हैं उनको नॉमिनेट करेंगे कौन? राष्ट्रपति। अब जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इट विल बी फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है, यहां पर बहुत लैंडमार्क केस लॉ भी कह सकते हैं, या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट ऑल्दो द टर्म स्पोर्ट्स इज नॉट कैटेगोरिकली मेंशन। यहां पर 4 टर्म्स लिखे, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, लेकिन स्पोर्ट्समैन भी नॉमिनेट किए जा सकते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 550। 530 लोग लिए जाते हैं स्टेट में से एंड 20 लोग लिए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज में से। आई होप इट इज क्लियर। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 245 है राज्यसभा की एंड लोकसभा की 543 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन। जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन का कंसेप्ट है दैट इज नॉट देयर इन राज्यसभा, लेकिन लोकसभा में 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता था, बट इट वॉज एबॉलिश्ड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
gave a power to the president of India that he can nominate 2 members from the Anglo-Indian community in the Lok Sabha, but this was abolished. The power was taken back by 104th Constitutional Amendment Act 2019. बहुत recent amendment है, इसलिए आपको इसको याद रखना है. I hope it is clear. फिर हम बात करते हैं सीट एलोकेशन की. जो 4th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जब हमने इंडियन शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर किए थे, तो हमने देखा था कि जो 4th शेड्यूल है वो बताता है कि राज्यसभा में किस स्टेट की, किस यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होंगी. तो 4th शेड्यूल जो है वो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज दिल्ली, पुडुचेरी एंड J&K. आई होप इट इज क्लियर. एंड 4th शेड्यूल इज नॉट एप्लीकेबल टू लोकसभा. आई होप इट इज क्लियर. स्टेट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा की बात करें तो इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय MLAs थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है जी. यही सिस्टम हम फॉलो करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, यही सिस्टम हम फॉलो करते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, एंड अगेन राज्यसभा के इलेक्शन में भी हम इसी को फॉलो करते हैं. एंड वोट करने वाले होते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. आई होप दैट इज क्लियर. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोकसभा की बात करें तो इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं एंड दीज आर कंडक्टेड बाय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना के आपको डिटेल में समझाऊंगा दैट हाउ एग्जैक्टली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वर्क्स. आई होप दैट इज क्लियर. आपने अभी के लिए याद रखना है कि राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शंस और उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ऑन द अदर हैंड लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वहां पर हो रहा था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. आई होप दैट इज क्लियर. यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनडायरेक्टली होती है इलेक्टेड बाय स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज इन राज्यसभा. और अगर हम लोकसभा की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज के लोग भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इलेक्शंस आर टोटली डायरेक्ट इन नेचर. अब इसके रिगार्डिंग एक एक्ट भी है हमारे पास, डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा एक्ट, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा एक्ट 1965. टर्म की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भूलना नहीं है आपने. राज्यसभा इज द कॉन्टिन्यूइंग हाउस और अ परमानेंट हाउस. यानी कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. 5 साल का टर्म होता है, उससे पहले भी राष्ट्रपति उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोकसभा का जो टेन्योर है दैट विल बी 5 ईयर्स. आई होप दैट इज क्लियर. 1/3 members retire every 2 years and each member has a term of 6 year. वेरी इंपॉर्टेंट. 1/3 मेंबर रिटायर होंगे हर 2 साल के बाद. और जो हर इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर हम बात करें तो एक राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 साल का होता है. लोकसभा का जो टर्म है वो परमानेंट नहीं होता, परमानेंट बॉडी नहीं है, 5 साल का टर्म होता है पहली सिटिंग से और उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली. एंड प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन एट अ प्रायर स्टेज. इमरजेंसी एक्सटेंशन की बात करें तो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन राज्यसभा बिकॉज इट इज अ परमानेंट बॉडी. लेकिन लोकसभा को इमरजेंसी के दौरान 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है. एंड 1 साल के लिए मतलब 1 साल करके जितनी मर्जी बार, एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स पोस्ट इमरजेंसी. यानी कि जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो 6 महीने के अंदर नई लोकसभा बनेगी ही बनेगी. आई होप आपको लोकसभा राज्यसभा का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. आपको जनरल प्रोविजन समझ आ गए होंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को लेकर. अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम नॉमिनेशन का. लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस. मैंने आपको बता दिया था 12 लोग नॉमिनेट होते हैं. लोकसभा में ऐसी कोई नॉमिनेशन नहीं है. सिर्फ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 लोग नॉमिनेट किए जाते थे, जिसको एबॉलिश कर दिया गया. आर्टिकल 331 को एबॉलिश कर दिया गया बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. अब यहां तक हमने कवर कर लिया. अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अगर आप 25 साल से ऊपर हैं तो यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा. लेकिन वहीं अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको कम से कम 30 साल का होना जरूरी है. एंड यही कारण है कि राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स. एल्डर मतलब बड़े. आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल का होना जरूरी है, लेकिन लोकसभा में आप 25 साल के हैं तब भी लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं. तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी पहली क्वालिफिकेशन है भारत के सिटीजन होने चाहिए. आपकी उम्र 30 साल से ऊपर होनी चाहिए. आपको ओथ और अफर्मेशन लेनी होगी जो शेड्यूल 3 में दी गई है. और जो भी पार्लियामेंट अलग से क्वालिफिकेशन रखेगा आपको फुलफिल करनी होगी, जैसे कि जो भी चीजें रिप्रेजेंटेशन,
ऑफ पीपल एक्ट में दी गई हैं। लोकसभा की बात करते हैं, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। यहाँ पर उम्र कम है, 25 साल से ऊपर के आप होने चाहिए। ओथ और अफर्मेशन लेनी होगी शेड्यूल 3 के अनुसार और अदर क्वालिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। तो ओनली वन मेजर डिफरेंस इज देयर दैट फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा यू हैव टू बी मोर देन 30 years old, while to become a member of लोकसभा you have to be more than 25 years old। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जो बताता है कि और क्या क्वालिफिकेशन है जो हमारे संविधान में नहीं लिखी। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि उसका वोटर्स लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या कोई भी रिजर्व सीट को कंटेस्ट कर रहा है तो उस कम्युनिटी से उसका बिलोंग करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू अ जनरल कास्ट, तो उस सिनारियो में मैं किसी रिजर्व सीट को कंटेस्ट नहीं कर सकता। रिजर्व सीट को कंटेस्ट करने के लिए मेरा रिजर्व सीट के लिए रिजर्व कम्युनिटी से बिलोंग करना जरूरी है। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम क्विकली देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अब डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये बेसिकली बताती है कि अगर आप इन किसी भी कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब इन डिस्क्वालिफिकेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सेकेंड वी हैव गिवन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एंड द लास्ट वन इज बाय 10th शेड्यूल विच वॉज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट। ऑलरेडी हमने देखा था जब हम शेड्यूल्स को कवर कर रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन दी गई हैं। अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, ये नहीं कि अगर मैं किसी को कह दूं कि ये पर्सन तो अनसाउंड माइंड का है, इसको आप मेंबर ना बनाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी पर्सन को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया है इन दैट सिनेरियो ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है तो उस सिनारियो में भी ही विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड इफ ही एक्वायर्स अ फॉरेन सिटीजनशिप, अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई फॉरेन सिटीजनशिप ले लेता है तो उस सिनारियो में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कैसे हो जाता है हमें पता है, जब हमने सिटीजनशिप का टॉपिक किया आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी बाहर की कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। एंड अगर मान लो मैंने एक्वायर की फॉरेन सिटीजनशिप, इसका मतलब है आर्टिकल 9 अप्लाई होगा, मेरी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी, तो मेरी जो पहली कंडीशन है सिटीजन ऑफ इंडिया वाली वो वॉयलेट हो जाएगी। देन ऑटोमेटिकली आई विल बिकम डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन जो कि बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 दी गई हैं। अगर कोई पर्सन गिल्टी है फॉर इलेक्शन ऑफेंसेस, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को लॉन्च नहीं किया है, कोई इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो उस सिनारियो में ही इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड। इफ अ पर्सन इज मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी इन अ कंपनी विद 25% गवर्नमेंट शेयर, यानी कि किसी भी ऐसी कंपनी में वो सेक्रेटरी है या फिर मैनेजिंग एजेंट है जिसमें गवर्नमेंट का कम से कम 25% स्टेक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड है। एंड इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी, सोशल क्राइम्स और करप्शन, इन दैट सिनेरियो अगेन ही इज डिस्क्वालीफाइड। तो हमने देखा कि 5 डिस्क्वालिफिकेशन दी गई हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 दी गई हैं बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब हम देखते हैं क्विकली डिस्क्वालिफिकेशन दैट इज डिफेक्शन। अब ये ऐड की गई थी बाय द 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, क्योंकि उससे पहले आया राम गया राम का कंसेप्ट चलने लग गया था एंड दूसरी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को परचेज कर लिया जाता था। उसको रोकने के लिए आया एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें जो राज्यसभा है अगर वहां पर चेयरमैन इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, लोकसभा के अंदर स्पीकर इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी एंड इट इज जुडिशियली रिव्यूएबल। किहोटो हॉलोहन केस 1992, ये केस लो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी करते हुए भी पढ़ा था। बेसिकली क्या हुआ, जब 10th शेड्यूल ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 से, तो उसके अंदर एक कंट्रोवर्शियल चीज ये थी कि लोकसभा में जो स्पीकर का डिसीजन है या राज्यसभा में जो चेयरमैन का डिसीजन है उसको आप जुडिशियली रिव्यू ही नहीं कर सकते थे। तो पैराग्राफ नंबर 7 ऑफ 10th शेड्यूल was held to be unconstitutional. Why? Because it violated the basic structure, that is basic structure which is judicial review. So I hope it is clear. Grounds क्या हो सकते हैं? Voluntary resignation from party, defying whip, etc.
अब हम देखते हैं वेकेटिंग ऑफ सीट्स। नो डुअल मेंबरशिप इन बोथ द हाउसेस। कोई भी व्यक्ति लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। अगर दोनों में इलेक्ट होता है तो उसको एक से रिजाइन करना होगा विद इन 10 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा इज इलेक्टेड टू लोकसभा और राज्यसभा, तो उनको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है वो ऑटोमेटिकली विकेट हो जाएगी। ओथ और रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ओथ इनको दिलवाते हैं प्रेसिडेंट एंड ही कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट अंटिल ही हैज टेकन द ओथ। पेनल्टी की बात करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरीज एंड अलाउंसेज आर अगेन फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इवन पेंशंस आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट सिंस 1976। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसकी डेफिनेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें तो इट कैन बी एनी ऑफिस विद सैलरी, बेनिफिट्स, फाइनेंशियल गेन एक्सेट्रा। एग्जाम्पशन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट जो है कुछ एग्जाम्प्ट कर सकती है ऑफिस को, और 55 ऑफिस ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड हैं 2006 की अमेंडमेंट से। लेजिस्लेटिव बेसिस जो है वो है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, आर्टिकल है 1021A एंड 1911A। अब जुडिशियल व्यू की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है वाइड एग्जम्पशन पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें आपने केस लॉ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। जया अमिताभ बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में दो चीजें याद रखनी है मेनली, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकेंडली द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक लैंडमार्क केस लॉ है जया अमिताभ बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस टू द लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, यूनिफॉर्म रेशो होती है और पॉपुलेशन टू सीट यानी कि पॉपुलेशन ओवर सीट्स की जो रेशियो है उसको ट्राई रखा जाता है दैट इट शुड बी यूनिफॉर्म। रिजर्वेशन की बात करें तो SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को सीट्स जो है रिजर्व की जाती हैं इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन ऑल्सो कंटेस्ट जनरल सीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से व्यक्ति बिलोंग करता है तो उसके पास चॉइस है दैट ही कैन कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम आइदर द जनरल सीट और द रिजर्व सीट। आई होप दैट इज क्लियर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व्ड सीट्स में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल वर्ड्स में रिजर्व सीट का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो उस सिनारियो में मैं शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीट है उससे कंटेस्ट करूंगा एंड उस पर्टिकुलर सीट को सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग सारी पब्लिक करेगी। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि अगर मान लीजिए मैं शेड्यूल कास्ट या मैं मुस्लिम हूं एंड सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो अगर मैं मुस्लिम हूं तो मेरी सीट के लिए कंटेस्ट भी मुस्लिम करेंगे एंड वोट करने वाले भी सिर्फ मुस्लिम होंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्वेशन। अब हम सीट एलोकेशन की बात करते हैं तो दो अमेंडमेंट आपने याद रखनी है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो 42nd अमेंडमेंट हुई उसने फ्रीज कर दी डीलिमिटेशन टिल 2000 बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, यानी कि जो 1971 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। उसके बाद 84th अमेंडमेंट, इसको याद करना बहुत आसान है, 42nd का आप डबल कर दो। 42nd वाज नथिंग बट द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। तो इन्होंने जो ये फ्रीज किया हुआ था उसको 25 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया अप टिल 2026। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 reduced the voting age from 21 to 18, very important, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 104th amendment, it extended SC/ST that is schedule caste schedule tribe reservation in Lok Sabha state assemblies till 2030 but discontinued Anglo-Indian nomination in Lok Sabha and state legislative assembly। तो हमने ऑलरेडी ये पॉइंट देख लिया है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिजर्वेशन है या नॉमिनेशन की 2 सीट्स की पावर है प्रेसिडेंट की, अब वो खत्म हो गई है क्योंकि आर्टिकल 331 को हटा दिया गया है बाय वे ऑफ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हमें पता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर हम लोकसभा की बात करें तो इट इज स्पीकर, एंड अगर हम राज्यसभा की बात करें
तो इट इज चेयरमैन. बट बिफोर स्टार्टिंग स्पीकर और चेयरमैन वी शुड नो अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ओरिजिन की बात करते हैं तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. प्री 1921 लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रिजाइड करते थे गवर्नर जनरल. 1921 में पहली बार एक स्पीकर आए जिनका नाम था फ्रेडरिक वाइट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स. Who was the first speaker? I am not talking about after independence or a first Indian speaker. Who was the first speaker in India? It was in 1921 after the Government of India Act of 1919 that Frederick White was chosen as the first speaker, and first deputy speaker was Sachidanand Sinha. Very important. In 1925, Vittal Bhai Patel became the first elected speaker. Again very important. First elected speaker was Vittal Bhai Patel. 1935 Act renamed presiding officers to speaker and deputy speaker. Post independence, direct question again. First Lok Sabha speaker G.V. Malvankar. First Lok Sabha deputy speaker अनंथा संयनम अयंगर. तो आपने इसमें क्या क्या याद रखना है? पहले स्पीकर कौन थे? फ्रेडरिक वाइट थे. पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे. पहले इलेक्टेड स्पीकर कौन थे? विठल भाई पटेल थे. और पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? यानी कि आफ्टर आजादी अगर बात करें तो जीवी मालवांकर. एंड फर्स्ट लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर अनंथा संयनम अयंगर. अब हम बात करते हैं स्पीकर प्रो टर्म. अब स्पीकर प्रो टर्म क्या होते हैं? इट इज बेसिकली ए टेम्परेरी ऑफिस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ लोकसभा. लोकसभा के ट्रांजिशन के समय का एक टेम्परेरी ऑफिस है जिसको हम कहते हैं स्पीकर प्रो टर्म. अब मान लीजिए एक इलेक्शन खत्म हुए, लोकसभा का टर्म खत्म हुआ, अब नया इलेक्शन हो गया है. अब पहली सिटिंग पे प्रेसिडेंट जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट करते हैं टू बिकम स्पीकर प्रो टर्म अंटिल द इलेक्शन फॉर द स्पीकर इज कंडक्टेड. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल एक लोकसभा डिसॉल्व हुई है, नई लोकसभा बनी है. अब जो नई लोकसभा बैठेगी तो अभी तो स्पीकर इलेक्टेड नहीं है, तो पहली सिटिंग पर जो राष्ट्रपति है वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर प्रो टर्म बनाएंगे. एंड वो क्या क्या काम करेंगे? वो एडमिनिस्टर करेंगे ओथ सभी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और कंडक्ट करवाएंगे स्पीकर के इलेक्शन. एंड वंस द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड तो उनका रोल जो है वो खत्म हो जाएगा. आई होप दैट इज क्लियर. हम स्पीकर और चेयरमैन की बात करें तो उनको भी हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ताकि हम उसको आसानी से याद रख सकें. स्पीकर की बात करें इट इज इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स. चेयरमैन की बात करते हैं राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट इज ऑटोमेटिकली द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वी ऑलरेडी सॉ दैट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग वाइस प्रेसिडेंट. इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन जो है लोकसभा के तभी होते हैं जब ऑफिस वेकेंट हो. चेयरमैन की बात करते हैं तो इट इज नॉट इलेक्टेड. वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. टेन्योर की बात करते हैं तो होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक लोकसभा की डिसॉल्व नहीं होता या फिर जब तक वो रिजाइन नहीं करते. और चेयरमैन की बात करें जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे तो तब तक वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी रहेंगे राज्यसभा के. रिमूवल की बात करते हैं तो लोकसभा की रेजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स 14 डे नोटिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव स्पीकर. एंड चेयरमैन को राज्यसभा को हटाने का तरीका क्या है? दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी. क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है कोई पर्सन तो ऑटोमेटिकली वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का. एंड उसको अगर हटना है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से ही हटाना होगा. एंड उसका प्रोसीजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है ऑफ ऑल द देन मेंबर्स. मतलब टोटल माइनस वैकेंसी का मोर देन हाफ इन राज्यसभा एंड मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा. वोटिंग राइट की बात करते हैं तो स्पीकर नॉर्मल सिनारियो में वोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर टाई हो जाए यानी कि दो एक मोशन है या एक बिल है उसके ऊपर दोनों साइड से टाई हो गया है तो ही कैन कास्ट अ कास्टिंग वोट. एंड सेम इज द सिनारियो विद द चेयरमैन दैट ही एट द फर्स्ट इंस्टेंस डज नॉट वोट बट इन केस देयर इज अ टाई देन ही कैन कास्ट हिज कास्टिंग वोट. आई होप दैट इज क्लियर. अब हम क्विकली देखते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है स्पीकर की एंड चेयरमैन की. स्पीकर की पावर है इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और रूल्स को हाउस के. वो गार्जियन है ऑफ लोकसभा प्रिविलेजेस. प्रिजाइड करते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108. डिसाइड करते हैं कि क्या कोई बिल मनी बिल है कि नहीं. एंड उनका डिसीजन जो है दैट इज फाइनल. एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब आधार के बिल को
मनी बिल माना गया था। तो क्वेश्चन यही आया था कि क्या आधार का बिल मनी बिल था या फिर स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी की विम्स एंड फैंसीज पर काम कर रहे थे। मेंटेन करते हैं ऑर्डर, एडजर्न करते हैं सेशन, सस्पेंड करते हैं मेंबर्स को, डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजंस भी वो देते हैं। हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द 10th शेड्यूल, दैट इज एंटी डिफेक्शन। अपॉइंट्स कमिटी चेयरपर्सन। अब राज्यसभा के चेयरमैन की बात करते हैं, सिमिलर पावर है बट कैन नॉट डिसाइड ऑन मनी बिल। ये जो पावर है ये लोकसभा के स्पीकर की एक एक्सक्लूसिव पावर है। ही कैन नॉट डिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग and he acts as the link between the Rajya Sabha and the President. I hope that is clear. अब हम देखते हैं कि हमने स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनको इंडिपेंडेंट कैसे बनाया है। जो भी सैलरीज और अलाउंसेज हैं वो पार्लियामेंट फिक्स करता है एंड दीज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। चार्ज का मतलब क्या है? देयर कैन बी डिस्कशन बट देयर कैन नॉट बी एनी वोटिंग। आई होप दैट इज क्लियर। नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिस्डिक्शन एंश्योर्स इम्पार्शियल फंक्शनिंग। अब हम देखते हैं कि स्पीकर अगर अवेलेबल ना हो या चेयरमैन अगर अवेलेबल ना हो तो डेप्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन कौन होंगे? तो स्पीकर के लिए डेप्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेप्यूटी स्पीकर एंड चेयरमैन के लिए डेप्यूटी चेयरमैन। इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्टेड आफ्टर स्पीकर इलेक्शन, डेट फिक्स बाय द स्पीकर, इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। सिंस 11th लोकसभा स्पीकर यूजुअली फ्रॉम रूलिंग पार्टी, डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम ऑपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 11th लोकसभा के बाद से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी के हमेशा होते हैं एंड जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो हमेशा ऑपोजिट पार्टी के होते हैं। हालांकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है लेकिन डेमोक्रेसी की वाइब्रेंट फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है एंड हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। कोई फिक्स रूल नहीं है, यूजुअली चूजन फ्रॉम द मेंबर्स। वैकेंसी की बात करते हैं तो लोकसभा इलेक्ट करता है रिप्लेसमेंट, राज्यसभा इलेक्ट करता है रिप्लेसमेंट। प्रिजाइडिंग ड्यूटी बिल्कुल सेम होती है और ज्वाइंट सेटिंग में भी सेम होती है। प्रिजाइड करता है इन चेयरमैन्स एब्सेंस और व्हेन वीपी एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार को संभालते हैं तो उस समय वो प्रिजाइड करते हैं एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कमिटी रोल बिकम्स द चेयरमैन इफ ऑलरेडी मेंबर, नो ऑटोमेटिक रोल। रेजिग्नेशन देते हैं अपना स्पीकर को, यहाँ पर देते हैं चेयरमैन को जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई इनिशियली पहले इंस्टांस पर वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन अगर टाई है तो कास्टिंग वोट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सैलरी अलाउंसेस की बात करते हैं तो पार्लियामेंट फिक्स करता है। कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर चार्ज होती है। रिमूवल की बात करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर है टू स्पीकर, कैन नॉट प्रिजाइड ड्यूरिंग रिमूवल एज पर आर्टिकल 90, कैन नॉट प्रिजाइड ड्यूरिंग रिमूवल। पैनल ऑफ चेयरपर्सन की बात करें तो नॉमिनेटेड बाय स्पीकर फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन फ्रॉम द राज्यसभा मेंबर्स। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता अबाउट द पैनल ऑफ चेयरपर्सन या फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए बनता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कार्यभार संभालेंगे। सिमिलरली अगर चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन कार्यभार संभालेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं है तो एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है जिनके अंदर कुछ लोगों का एक पैनल बना होता है एंड उन दोनों की एब्सेंस में उस पैनल में से कोई व्यक्ति जो है वो कार्यभार संभालता है एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। And it is again nominated by the speaker from the Lok Sabha members, and in the Rajya Sabha it is nominated by the chairman from the Rajya Sabha members. I hope that is clear. और वेकेंट सीट की अगर हम बात करें तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों अगर दोनों एब्सेंट हो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकसभा मेंबर्स को, और अगर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है राज्यसभा के मेंबर को। अब हम देखते हैं कि भारतीय और ब्रिटिश स्पीकर में क्या डिफरेंस है। इंडियन स्पीकर की बात करते हैं तो लोकसभा के मेंबर्स में सिलेक्ट किया जाता है, इम्पार्शियल होना चाहिए, रिटेन करता है लेकिन पार्टी की मेंबरशिप यानी कि चॉइस होती है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर, ही और शी हैज अ चॉइस टू गिव अप द मेंबरशिप ऑफ पार्टी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजेपी का है और उसको स्पीकर बना दिया गया है तो उसके पास चॉइस है कि वो अपनी बीजेपी की मेंबरशिप को छोड़ सकता है विदाउट अट्रैक्टिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि मान लीजिए एक नॉर्मल इंस्टांस में मैंने एक बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ा एंड उसके बाद मैं अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ना चाहता हूं तो दैट अमाउंट्स टू डिफेक्शन, राइट? मैं नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मुझे स्पीकर इलेक्ट कर दिया जाता है तो मेरे पास एक चॉइस आती है कि मैं अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ सकता हूं और मेरे ऊपर 10th शेड्यूल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। इंडियन स्पीकर कंटिन्यू करते हैं जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती, स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं और रिटर्न कर सकते हैं पॉलिटिक्स में आफ्टर टेन्योर। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश स्पीकर।
It is elected from the House of Commons unopposed after election. He must resign from party on election. जैसे ही वो स्पीकर बनेंगे उनको रिजाइन करना मैंडेटरी है. Holds office across parliaments until resignation or retirement. Oversees debates, ensure order, traditionally elevated to the House of Lords. तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है. तो आपको याद ये रखना है कि इंडिया स्पीकर का क्या रोल है और इंग्लैंड में जो स्पीकर हैं, ब्रिटिश जो स्पीकर हैं, उनसे हम थोड़े से अलग कैसे हैं. फिर हम देखते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट. तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इतनी बड़ी पार्लियामेंट की हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक सेक्रेटेरिएट भी होता है जिसमें उनका खुद का स्टाफ होता है. जो रिक्रूटमेंट है या फिर जो सर्विस रूल्स हैं वो पार्लियामेंट खुद बनाते हैं. एंड इट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, परमानेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. तो सेक्रेटरी जनरल कौन होते हैं? एक परमानेंट ऑफिसर होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि इनको पूरे सेक्रेटेरिएट को हेड करता है. अब हम देखते हैं लीडर्स कौन कौन होते हैं पार्लियामेंट में. सबसे पहले हम बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस. लोकसभा की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति जो है वो लीडर ऑफ हाउस होगा. अब एक सिनारियो देखिए, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी. ही बिलोंग्स टू लोकसभा, सो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर विल बिकम द हेड ऑफ द और लीडर ऑफ द हाउस. लेकिन मान लीजिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही बिलोंग्स टू राज्यसभा. फॉर एग्जाम्पल हमारे मनमोहन सिंह जी थे, ही बिलोंग्ड टू राज्यसभा, ही वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. तो उस सिनारियो में राज्यसभा के वो ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ द हाउस बन जाएंगे. लेकिन लोकसभा की जहां तक बात है, ही कैन नॉट बी अ लीडर ऑफ दैट हाउस बिकॉज ही इज नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस. एंड इसलिए वो एक नॉमिनेट करेंगे किसी मिनिस्टर को जो कि लोकसभा का लीडर होगा. आई होप दैट इज क्लियर. राज्यसभा की बात करें तो नॉमिनेटेड मिनिस्टर मे हैव डेप्यूटी, इक्विवेलेंट टू मेजॉरिटी लीडर इन यूएसए. तो यूएसए में एक मेजॉरिटी लीडर का कंसेप्ट होता है, तो सिमिलर कंसेप्ट है लीडर ऑफ द हाउस का इंडिया में. अब लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो 1969 में पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एंड इसको 1977 में स्टैट्यूटरी फोर्स दे दी गई. बहुत इंपॉर्टेंट है. लीडर ऑफ अपोजिशन का जो कंसेप्ट है वो 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन 1977 में पार्लियामेंट के एक एक्ट से इसको स्टैट्यूटरी फोर्स दे दी गई. और कम से कम एक पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए या फिर अपोजिशन पार्टी बनने के लिए कम से कम 10% ऑफ टोटल सीट्स जितने वोट लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल सीट लोकसभा में 545 हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन आपने बनना है, या आप चाहते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी बने और आप उसकी लीडर बने, तो कम से कम आपके पास अराउंड 55 सीट्स होनी चाहिए. और अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो आपका जो स्टेटस है दैट इज इक्वल टू अ कैबिनेट मिनिस्टर. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आपका जो स्टेटस है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा. अब हम देखते हैं विप का क्या मतलब होता है. विप बेसिकली, विप जो एक टर्म है वो वहां से मर्ज हुई है जो एक होता है ना कोड़े जैसा जिसको ऐसे मारते हैं विप. तो विप का मतलब है कि एक पार्टी का ऑफिशियल है जो इंश्योर करता है अटेंडेंस एंड वोटिंग डिसिप्लिन. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, अटेंडेंस एंड वोटिंग डिसिप्लिन. फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है बीजेपी है, बीजेपी की एक ऑफिशियल विप होगी. विप का काम क्या होगा, वो चेक करेगा कि जितनी भी पार्टी के मेंबर्स हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो रोज आ रहे हैं, सारी प्रोसीडिंग्स को लगा रहे हैं, एंड वो जो वोट कर रहे हैं दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द चॉइस ऑफ द पार्टी और द विशेस ऑफ द पार्टी. आई होप दैट इज क्लियर. लोकसभा की जो चीफ विप होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स होते हैं एंड राज्यसभा की जो चीफ विप होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स होते हैं. टाइप की बात करते हैं तो 1 लाइन होती है वोटिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन, कि आपको बता दिया इसको वोट करना है. 2 लाइन का मतलब ये है कि आपने अटेंड करनी है वोटिंग. 3 लाइन का मतलब है आपने वोट करना है एज पर पार्टी लाइन. यानी 1 लाइन का मतलब क्या है कि आप वोट करना है, आपने जिस मर्जी को करो आपकी मर्जी. 2 लाइन का मतलब ये है कि आपने वोटिंग को अटेंड करना है, वोट करना ना करना आपकी मर्जी. 3 लाइन का मतलब ये है कि आपने वोटिंग करनी है और जैसा पार्टी आपको कहे आपको वैसे ही वोट करनी है. आई होप दैट इज क्लियर. फिर हम देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज और ग्रुप. रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की अगर हम बात करें तो 55 लोकसभा मेंबर्स या फिर 25 राज्यसभा मेंबर्स होते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है. रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप के लिए 30 लोकसभा मेंबर और 15 राज्यसभा मेंबर्स होने चाहिए और अपनी सबके पास एक चीफ विप होनी चाहिए. तो इस पार्ट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है. तो आई होप जितना भी अब तक हमने क्लियर किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सेशंस. प्रेसिडेंट समन करते हैं दोनों हाउसेस को कम से कम 2 बार साल में. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इससे हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, देयरफॉर a maximum gap between 2 sessions of parliament can be of 6 months. I hope that is clear. एक साल में 2 बार जरूरी है मिलना, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता. 3 सेशंस होते हैं, बजट, मानसून, विंटर बजट फेब टू मई, मानसून जुलाई टू सितंबर,
एंड विंटर नवंबर टू दिसंबर। कुछ की टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। रिसेस का मतलब होता है जो ब्रेक होता है विद इन द सेशन, यानी कि सेशन चल रहा है उसके बीच में ब्रेक है तो उसको हम कहते हैं रिसेस। एडजर्नमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी स्टॉप कर दिया फॉर पर्टिकुलर आवर्स और डेज। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि आप इनडेफिनेटली एडजर्न कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कोर्ट में भी देखते हैं कि अगर आपने तारीख मांगी है तो एडजर्नमेंट होती है, और अगर कोर्ट कह दे एडजर्न्ड साइन डाई तो मतलब बिना तारीख दिए, कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, आपको बिना तारीख दिए एडजर्न कर दे मैटर, तो उसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट का सेशन यहां पर खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो समन कौन कर रहे हैं? समन कर रहे हैं प्रेसिडेंट। समन करने से क्या हो रहा है कि जो हाउसेज हैं उनको बुलाया जा रहा है सिटिंग के लिए। रिसेस क्या है? जो 3 सेशन है उनके बीच में, सेशन के बीच में अगर कुछ गैप आ रहा है तो उसको हम कहते हैं रिसेस। अगर सेशन खत्म हो रहा है उससे तो उसको हम कहते हैं प्रोरोगेशन। एंड डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी लोकसभा ही डिसॉल्व होगी और अब नए इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। लोकसभा ओनली एंड्स परमानेंटली एंड इट लीड्स टू न्यू इलेक्शन। सो आई होप इट इज क्लियर। समन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अब हम देखते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। क्या क्या डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के? सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आवर। इट इज फर्स्ट आवर ऑफ बिजनेस स्टार्टेड अंडर काउंसिल एक्ट 1892। इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू इंश्योर देयर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। अब जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कलर कोडेड होते हैं। स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस एंड प्राइवेट मेंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्ट। जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। स्टार्ट का मतलब ये है कि आपको उसका ओरल आंसर देना है। जो अनस्टार्ट होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, उसका आपने रिटर्न आंसर देना है। फिर हम देखते हैं कि शॉर्ट नोटिस जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, उसमें आपको कम, आप 10 दिन से कम का नोटिस देकर क्वेश्चन पूछते हैं। एंड प्राइवेट मेंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर। इट स्टार्टेड इन 1962। वेरी इंपॉर्टेंट। अनशेड्यूल्ड अर्जेंट इश्यूज रेज्ड आफ्टर क्वेश्चन आवर, यानी कि क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद 11 से 12 क्वेश्चन आवर होगा। क्वेश्चन आवर खत्म होते ही आपका जीरो आवर स्टार्ट होगा, जिसमें आप अचानक से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, दैट इट इज इंडियन इन्वेंशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार। अगर आपसे कोई पूछे कि जो जीरो आवर का कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया, हमने कहीं से नहीं लिया। जीरो आवर का कंसेप्ट जो है वो इंडिजिनस है और इट इज एन इंडियन इन्वेंशन इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। मोशंस की बात करें तो सब्सटैंटिव मोशन होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होती है। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है कि हम जब ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं किसी चीज का, सब्सिडरी होता है जब मेन मोशन के साथ कुछ उसका सब्सिडरी पार्ट हो तो उसको हम कहते हैं सब्सिडरी मोशन। फिर हम देखते हैं क्लोजर मोशंस, एंड डिबेट, आप उसमें कंपार्टमेंट, कंगारू, गिलेटिन होता है। प्रिविलेज मोशन, ब्रीच ऑफ हाउस प्रिविलेज होता है। एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन, कोई अर्जेंट इशू को कॉल करने के लिए होता है। अब हम देखते हैं स्पेशल मोशंस कौन कौन से होते हैं। एडजर्नमेंट मोशन, जब कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर की आपको रिक्वायरमेंट हो डिबेट की तो आप एडजर्नमेंट मोशन लेके आते हैं। कम से कम उसके अंदर 50 MPs होने जरूरी हैं, 2.5 घंटे डिस्कशन चलता है एंड इट इज नॉट इन राज्यसभा। कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है और अगर वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं होती है तो सरकार जो है वो गिर जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा में मूव होता है, कम से कम 50 MP की रिक्वायरमेंट होती है। सेंश्योर मोशन, डिसअप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। मोशन ऑफ थैंक्स एड्रेस्ड टू प्रेसिडेंट आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस मैंडेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब होता क्या है, जब भी नई एक लोकसभा का गठन होता है तो पहली सिटिंग पे राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब उस एड्रेस के बाद एक वोट ऑफ थैंक्स का मोशन आता है बाय द रूलिंग पार्टी। अगर वो मोशन फेल हो जाता है तो उस सिनारियो में माना यह जाता है कि सरकार जो है वो गिर गई है, उनके पास एडिक्वेट मेजॉरिटी नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। नो डे येट नेम्ड मोशन, एक्सेप्टेड मोशन विद नो फिक्स्ड डिबेट, यानी कि अगर कोई एक ऐसा मोशन है जिसको एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन तारीख नहीं चुनी तो उसको हम कहते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। डायलेटरी मोशन होता है एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, रेज रूल वायलेशन, सस्पेंड प्रोसीडिंग्स। हाफ एन आवर डिस्कशन होती है फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होती है 2 घंटे की, 1953 से चली आ रही है। एंड लास्टली वी हैव स्पेशल मेंशन फॉर नॉन कैटेगरी इश्यूज, रूल 377 इन लोकसभा। तो नॉन कैटेगरी इश्यूज के लिए आप स्पेशल मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप दैट इज क्लियर। तो आपने याद क्या रखना है, एडजर्नमेंट मोशन, अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है तो एडजर्नमेंट मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली क्या है, वो चेक करती है कि मेजॉरिटी जो है वो सरकार अभी भी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। सेंसर मोशन जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी को डिसअप्रूव करती है
मोशन ऑफ थैंक्स होता है प्रेसिडेंट की पहली स्पीच के बाद आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। नो डे येट नेम मोशन का मतलब यह है कि हालांकि मोशन एक्सेप्ट हो गया लेकिन अभी तक तारीख जो है वो डिसाइड नहीं की गई है। डायलेटरी मोशन एडजर्नमेंट होती है ऑफ डिबेट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करती है रूल वायलेशन, सस्पेंड कर देती है प्रोसीडिंग्स। हाफ एन आवर डिस्कशन अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 घंटे की डिस्कशन होती है, 1953 से चली आ रही है। आखिरी में जो भी चीजें कहीं भी कैटेगरी में नहीं आती उसका आप स्पेशल मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की बात करें तो सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल होते हैं एंड इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप प्राइवेट मेंबर की रेजोल्यूशन हो सकती है, गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन हो सकती है एंड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन हो सकती है जो कि लॉ या फिर संविधान में से इमर्ज होती है। तो एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अब एक कंसेप्ट देखते हैं फटाफट से हम यूथ पार्लियामेंट का। फोर्थ ऑल इंडिया वेब्स कॉन्फ्रेंस के बेसिस के ऊपर एक यूथ पार्लियामेंट का कंसेप्ट आया था। बेसिकली इसका एम ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में स्कूल में जो बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जाए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्कूल्स में और स्टेट में रन करती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। आई होप जितना भी आज हमने कवर किया आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पार्लियामेंट स्टार्ट किया है विच इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। सबसे पहले हमने देखा जस्ट अ सेकंड, सबसे पहले हमने देखा राइट कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन कवर होता है। सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा कि जो हिंदी के नाम है उसको 1954 में अडॉप्ट किया गया था। फिर हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स एंड उनका डिफरेंस क्या है। फिर हमने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देखी। डिस्क्वालिफिकेशन 3 तरह में देखी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, जो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा ऐड की हैं, एंड तीसरा जो कि 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 से आई है। फिर हमने देखा कि सीट्स कैसे वेकेट होती हैं, ओथ कौन दिलवाता है, पेनल्टीज क्या है, सैलरीज क्या है एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने देखा। फिर हमने देखा जो इलेक्शंस है वो कैसे होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के इनडायरेक्ट होंगे और जो लोकसभा है उसके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और राज्यसभा में चेयरमैन इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर हमने पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया। फिर हमने देखा स्पीकर प्रोटम क्या होता है। फिर हमने स्पीकर एंड चेयरमैन के प्रोविजंस को साइमल्टेनियसली स्टडी किया। हमने उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज को समझा, इंडिपेंडेंस को समझा। फिर हमने देखा डेप्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जब स्पीकर एंड चेयरपर्सन अवेलेबल ना हो, चेयरमैन अवेलेबल ना हो, तो उस सिनारियो में कौन प्रिजाइड करेगा मीटिंग्स को। एंड उसके बाद हमने इनका कंपैरेटिवली स्टडी करने के बाद हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश स्पीकर। फिर हमने देखा सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, उसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। फिर हमने देखा लीडर्स इन पार्लियामेंट यानी कि लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होते हैं और विप कौन होती है। फिर हमने देखा पार्लियामेंट्री सेशन कौन कौन से होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी जैसे कि समन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, रिसेस, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, साइन डाई। फिर हमने देखे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जिसमें हमने देखा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन आवर होता है, फिर जीरो आवर होता है। जीरो आवर जो है वो एक इंडियन इन्वेंशन है। फिर हमने मोशंस देखे सब्सटैंटिव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी। क्लोजर मोशंस देखे हमने, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड बाद में हमने रिमेनिंग मोशंस के बाद हमने रेजोल्यूशंस को कवर किया। एंड लास्टली हमने देखा यूथ पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स रन करती है ताकि एजुकेट किया जा सके यूथ को इन द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स दैट इज प्रेवलेंट इन इंडिया। तो आई होप अभी तक जितना हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी टेस्ट दिए जा रहे हैं वो उसको साइमल्टेनियसली कर हमें सेंड करेंगे ताकि आप इवेल्युएट कर सकें कि आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरे टाइम पे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप एनी टाइम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अराउंड 3 या 4 क्लासेस में हमारा इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगा एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू इंडियन इकोनॉमी एंड साइमल्टेनियसली आपकी हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। एंड आई होप आई थिंक वो भी विद इन दिस वीक और द नेक्स्ट वीक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।